गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कल की क्लास को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप लोगों का कल का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। आशा है इस जो टाइम पीरियड है उसका आप लोग भी अच्छे से सदुपयोग करेंगे। इन कक्षाओं से आप जितना कुछ सीख सकते हैं वो सीखने की कोशिश जरूर करेंगे। कुछ छात्रों ने बुक के बारे में पूछा था, तो वो मैं बता दूं, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। एक बुक मेरी ऑलरेडी आती है हेराल्ड पब्लिकेशन की, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए, और आरपीडी पब्लिकेशन की अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए। रीड के लिए पर्टिकुलरली कुछ बच्चों ने कहा कि मैडम की किताब है या नहीं है, तो रीड की किताब बहुत ही जल्द लॉन्च होने जा रही है, वो पूरी तैयार है। जैसे ही स्टेशनरी शॉप्स या जो ऑनलाइन माध्यम है शॉपिंग के वो शुरू होते हैं, आपको वो किताब उपलब्ध हो जाएगी। और वो जो किताब है हमारी रीड की, वो भी हेराल्ड पब्लिकेशन से ही आ रही है। जैसे ही लॉन्च होती है मैं आपको एक बार फिर इन्फॉर्म कर दूंगी। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कल हमने जो सामान्य परिचय पढ़ा था मनोविज्ञान का, 4 अवस्थाओं की बात करी थी, तो उस संदर्भ में एक कथन है एबिंगहॉस का। एबिंगहॉस भी एक काफी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उनका जो मुख्य कार्य था वो स्मृति के ऊपर था, मेमोरी के ऊपर था। पर ये जो कथन है ये बहुत महत्वपूर्ण है साइकोलॉजी के लिए। उनका मानना था साइकोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री, यानी मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इसका इतिहास काफी छोटा है। वापस सुनिए, मनोविज्ञान का अतीत काफी लंबा है लेकिन इसका इतिहास काफी छोटा है। आपने जो कल चीजें पढ़ी थी वहां मैंने आपको बताया कि इस विषय की शुरुआत जो थी वो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ परिवर्तनों के फलस्वरूप यह विषय अपने आप में एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हो गया। तो उसी संदर्भ में ये कथन है कि एक विषय के रूप में शुरू तो बहुत पहले से हुआ, यानी कि पास्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन अगर हम उसकी स्वतंत्र रूप से स्थापना की बात करें, उसके बारे में जो लिखित स्रोत मिलते हैं या जो सिद्धांत मिलते हैं मनोवैज्ञानिकों के, उसका समय बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। हमने देखा था कल कि 1879 में जब फर्स्ट लेबोरेटरी जो थी मनोविज्ञान की, उसकी स्थापना की गई, तभी से मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय माना गया। तो मुझे आशा है इस कथन को आप याद रखेंगे, और ये कथन कई बार पेपर्स में पूछा गया है और सामान्यतः आपको सभी पुस्तकों में ये नहीं मिलता है। इसके बाद आज जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है मनोविज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी या मनोविज्ञान एक विषय के रूप में बहुत ही विस्तृत या बहुत ही बड़ा विषय है। काफी हम कहें कि बहुत कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। क्यों? उसका जो कारण है वो बहुत ही साधारण है कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसके व्यवहार का अध्ययन? प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। अब देखिए, यहाँ जो सामान्य सी बात हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि जहाँ जहाँ प्राणी है वहाँ वहाँ पर हम मनोविज्ञान को उपयोग में ले सकते हैं। तो आप देखिए, जो शाखाएं हैं मनोविज्ञान की वो कई सारी हैं, और इन सभी शाखाओं को इन 2 प्रकारों में बांटा जाता है, 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो पहला है शुद्ध या सैद्धांतिक मनोविज्ञान, इनको कहा जाता है प्योर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। दूसरा जो नाम है वो है अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, इनको कहा जाता है अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, क्या अंतर है इन दोनों में, किस प्रकार की शुद्ध जो मनोविज्ञान की शाखाएं हैं वो होती हैं और अनुप्रयुक्त उनसे किस प्रकार अलग हैं, इस बारे में हम पहले बात करेंगे। तो पहली बात ये कि शुद्ध या सैद्धांतिक मनोविज्ञान, यहाँ आपको
ये सैद्धांतिक शब्द पर ध्यान देना है कि ये जो शाखाएं हैं मनोविज्ञान की, इसमें मनोविज्ञान विषय से संबंधित अलग अलग जो सैद्धांतिक विषय हैं, यानी हम कहें कि किसी भी सब्जेक्ट को फिर जब वर्गीकृत किया जाता है तो उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कई सारे संप्रत्यय या धारणाएं होती हैं, तो उनके आधार पर ये शुद्ध या सैद्धांतिक मनोविज्ञान की शाखाएं बनी हैं। अब इन सब का महत्व ये है कि ये आपके समक्ष कई सिद्धांत प्रस्तुत करती हैं। कुछ जो आप इनमें सामान्य जो शाखाएं देख रहे हैं, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, इन सभी की हम एक एक करके भी बात करेंगे। बट जो जनरल बात है, जो इन सब में कॉमन बात है, वो ये है कि ये शाखाएं जो हैं इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन यानी प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग नहीं होता है। ये सिर्फ आपको कुछ सिद्धांत, कुछ नियम निकाल के देती हैं या शोध द्वारा प्रस्तुत करती हैं, और फिर उन नियमों का, उन सिद्धांतों का उपयोग कुछ अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। और वो जो क्षेत्र जहाँ उपयोग किया जाता है सिद्धांतों का, जो मनोविज्ञान की बेसिक या प्योर शाखाओं से निकलते हैं, उन शाखाओं को कहते हैं हम अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान या अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, यहाँ जो मुख्य बात है वो ये है कि यहाँ जो सिद्धांत बन रहे हैं, यानी शुद्ध मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो शोध किए जा रहे हैं, जो नियम या सिद्धांत बनाए जा रहे हैं, उनका प्रत्यक्ष उपयोग लिया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, और उस आधार पर ही ये अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखाएं उत्पन्न होती हैं या बनती हैं। अब हम वन बाय वन इन सारी शाखाओं की बात करेंगे। ऑल्दो बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, बहुत गहराई से हमें इन सारी शाखाओं को नहीं पढ़ना है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण शाखा है ये, यानी शिक्षा मनोविज्ञान। लेकिन फिर भी इन सभी शाखाओं के बारे में एक जनरल नॉलेज, एक सामान्य सी समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि हम विषय समझ रहे हैं तो विषय में कैसी कैसी शाखाएं हैं, क्या क्या अध्ययन किए जाते हैं, ये समझ एक विद्यार्थी को होनी आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो शाखा लिखी है वो है सामान्य मनोविज्ञान, जिसको कहा जाता है जनरल साइकोलॉजी। किसी भी विषय में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ मूल धारणाएं होती हैं, तो ये वही विषय है मनोविज्ञान की, वही शाखा है जिसमें कि मनोविज्ञान की मूल धारणाओं को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे जब विषय की शुरुआत होती है पढ़ने की, तो आपको मूल धारणाएं पढ़नी होती है। कोई छात्र जब 11वीं कक्षा में मनोविज्ञान एक विषय के रूप में लेता है, तो सबसे पहले उसे जो पढ़ाया जाता है वो शाखा होती है सामान्य मनोविज्ञान। देखिए, निर्भर करता है कि आप किस स्टेज पर उस विषय को पढ़ना शुरू करें। ग्रेजुएशन में यानी बीए बीएससी में भी अगर कोई मनोविज्ञान शुरू करता है, तब भी उसे फिर से सामान्य मनोविज्ञान से ही शुरू करना होता है। तो ये वो विषय है, ये वो शाखा है जो मनोविज्ञान का सामान्य परिचय देती है, उसकी मूल धारणाओं से आपको अवगत कराती है। तो व्यक्तित्व क्या है, बुद्धि क्या है, चिंतन क्या है, तर्कना क्या है, समस्या समाधान क्या है, इस प्रकार के विभिन्न धारणाओं या संप्रत्तियों को इस शाखा में परिभाषित किया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, या इस शाखा में सिर्फ एक सामान्य परिचय दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी शाखा की, जिसका नाम है असामान्य मनोविज्ञान या एबनॉर्मल साइकोलॉजी जिसे कहते हैं। असामान्य मनोविज्ञान या एबनॉर्मल साइकोलॉजी, आपको नाम से जैसा इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ सामान्य व्यवहार से संबंधित धारणाओं को पढ़ा जाता है, जबकि यहाँ एबनॉर्मल साइकोलॉजी में असामान्य
संबंधित धारणाओं को पढ़ा जाता है। अब असामान्य क्या है, तो जो सामान्य नहीं है उसे हम असामान्य की श्रेणी में रख देते हैं। विशेषकर विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका गहराई से अध्ययन किया जाता है असामान्य मनोविज्ञान में। किस किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हम कहें विकार पाए जाते हैं, किन मनोवैज्ञानिक विकारों के क्या चिन्ह होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कारण होते हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है असामान्य मनोविज्ञान में। तीसरी शाखा जो है यहाँ शुद्ध मनोविज्ञान में, वो है सामाजिक मनोविज्ञान या सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी या सामाजिक मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति का स्वयं का व्यवहार वैसा ही नहीं रहता है जैसा वो अकेले में रहता है, ठीक है। जब आप किसी समूह में होते हैं, या समाज भी एक बहुत बड़ा समूह है, जब आप अपने आप को समाज के संदर्भ में देखते हैं तो कई सारे परिवर्तन हम अपने व्यवहार में करते हैं। तो उन सारे परिवर्तनों की बात की जाती है सामाजिक मनोविज्ञान में। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है क्राउड बिहेवियर या भीड़ का व्यवहार। देखिए ये एक सामान्य सी बात है, कई घटनाएं हमारे समाज में ऐसी हुई हैं जहां ये देखा गया है कि एक व्यक्ति का व्यवहार भीड़ के संदर्भ में उसके व्यक्तिगत व्यवहार की तुलना में काफी अलग पाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों जब लोग भीड़ में होते हैं तो उनके व्यवहार में एक अलग सा ही परिवर्तन आ जाता है, इन सब का अध्ययन भी सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रुप के बारे में, समूह के बारे में, जिनमें कि परिवार सबसे मुख्य समूह है, उसका अध्ययन किया जाता है। विवाह जिसके द्वारा परिवार की शुरुआत होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये सामाजिक मनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है जिसमें कि व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को ही पढ़ा जाता है। उसके बाद अगली शाखा आती है विकासात्मक मनोविज्ञान या डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। विकासात्मक मनोविज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है। इस शाखा के अंतर्गत किसी भी प्राणी का संपूर्ण विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब जब मैं संपूर्ण विकास की प्रक्रिया कह रही हूँ, उसका अर्थ है जीवन पर्यंत जो परिवर्तन एक प्राणी में आते हैं, उन सभी का अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान में किया जाता है। तो इसकी शुरुआत होती है गर्भाधान से और ये प्रक्रिया चलती है जीवन पर्यंत या मृत्यु तक। आप देख सकते हैं, एक सामान्य समझ के आधार पर हम जानते हैं जो गर्भ का काल होता है, उस दौरान जो एक शुरुआत होती है जीवन की, उसकी तुलना में जैसे जैसे बच्चा जन्म लेता है और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसमें कई सारे परिवर्तन आते हैं। इन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान में। उसके बाद अगली शाखा है बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी इसे कहते हैं। इसका एक अन्य नाम बाल विकास भी है, चाइल्ड डेवलपमेंट भी है। देखिए ये दोनों संबंधित हैं। जब हम विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मैंने कहा कि जीवन पर्यंत यानी गर्भधारण से लेकर के मृत्यु तक किसी प्राणी में जो परिवर्तन आते हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान में। फिर जब बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है तो यहाँ आपको विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है कि गर्भधारण से
किशोरावस्था के अंत तक इस काल के जो अंतर हैं, जो परिवर्तन हैं एक प्राणी में, उनको विशिष्ट रूप से अलग से अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। देखिए सिंपल सी बात है कि हम एक व्यक्ति को बालक या बच्चा कब तक मानते हैं? तब तक मानते हैं जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता। हाँ, वहाँ भी अलग अलग नाम दिए जाते हैं, शिशु, बालक, किशोर, ये सारे नाम हम देते हैं आयु के अनुसार, लेकिन फिर भी कानूनी जो परिभाषा है उसके आधार पर 18 वर्ष की आयु तक का होने तक एक व्यक्ति को हम वयस्क नहीं कहते हैं। जब वो 18 वर्ष का हो जाता है तभी हम उसको वयस्क कहते हैं। उससे पहले हम उसे वयस्क ना मान के एक बालक ही मानते हैं। तो इसी आधार पर आपको ध्यान रखना है कि इस पीरियड में जिसमें कि संपूर्ण परिवर्तनों का अध्ययन हो रहा था विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत, वही बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत सिर्फ गर्भधारण से किशोरावस्था के अंत तक के जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अलग से गहराई से पढ़ा जाता है। उसके बाद अगली जो शाखा है उसकी हम बात करेंगे। अगली शाखा का नाम है प्रायोगिक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। बहुत महत्वपूर्ण शाखा मानी गई है ये भी। क्यों? तो उसका सिंपल सा रीजन है कि मनोविज्ञान एक विषय के रूप में एक विज्ञान माना गया है या साइंटिफिक माना गया है। उसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि इस विषय में प्रयोग किए जाते हैं। कल हमने बात की थी कि विल्हम वुंठ ने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, तो प्रयोगशाला स्थापित की थी तो डेफिनेटली प्रयोग भी किए गए होंगे। उस समय से उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रयोगों की शुरुआत करी और वो चीज आज तक हो रही है। मनोविज्ञान विषय में कई सारे विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ इस शाखा में क्या पढ़ा जाता है? तो जो भी प्रयोग अब तक मनोविज्ञान में किए गए हैं, जैसे अधिगम के जो क्षेत्र है उससे संबंधित प्रयोग किए गए हैं कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा, स्मृति से संबंधित जो क्षेत्र हैं उसके प्रयोग किए गए हैं कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा, और कई क्षेत्र हैं जैसे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के लिए कई सारे प्रयोग किए गए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो इन सभी प्रयोगों को किस प्रकार किया गया, किसने किया, कब किया और उन प्रयोगों के क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए, इन सब प्रयोगों का अध्ययन अलग से किया जाता है इस शाखा में, जिसका नाम है प्रायोगिक मनोविज्ञान। अगली शाखा जो है, अगली शाखा का नाम है व्यक्तित्व मनोविज्ञान या पर्सनालिटी साइकोलॉजी। व्यक्तित्व मनोविज्ञान फिर से हम कहें एक विशिष्ट प्रकार की शाखा है। व्यक्तित्व का सामान्य परिचय दिया जाता है सामान्य मनोविज्ञान में, लेकिन व्यक्तित्व या पर्सनालिटी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है साइकोलॉजिस्ट के लिए, और इसको अलग से बहुत डिटेल में अध्ययन किया गया है। व्यक्तित्व क्या है इसकी हमको बहुत डिटेल में बात करनी है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हम बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो शाखा है व्यक्तित्व मनोविज्ञान की, इसमें व्यक्तित्व के बारे में ही अध्ययन किए जाते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व से संबंधित अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उन सिद्धांतों के साथ साथ व्यक्तित्व के मापन के लिए अलग अलग विधियां प्रस्तुत की हैं। तो उन सभी का एक डिटेल्ड अध्ययन किया जाता है व्यक्तित्व मनोविज्ञान में। यहाँ पर हमने आखिरी शाखा लिखी है परा मनोविज्ञान, इसको कहते हैं पैरा साइकोलॉजी।
ये परा शब्द जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों को समझने में कि परा का अर्थ क्या है। तो आप इंग्लिश वाला शब्द याद रखेंगे पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी का जो अर्थ है वो ये है कि सुपर नेचुरल फेनोमेना को अध्ययन करने वाली जो शाखा है वही क्या है, पैरासाइकोलॉजी है। सुपर नेचुरल का अर्थ क्या है, ऐसी चीजें जिनका जो प्राकृतिक रूप से व्याख्या करना संभव नहीं है उन्हें यहाँ पर सुपर नेचुरल फेनोमेनन बोला जाता है। जैसे हम कहें कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, आत्मा होती है या नहीं होती, और उससे संबंधित कई प्रकार के अध्ययन मनोवैज्ञानिकों द्वारा आज भी किए जा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि उसके लिए एक अलग से शाखा बना दी गई है, एक ब्रांच अलग से डिवोट कर दी गई है और उस शाखा का, उस ब्रांच का नाम रखा गया है पैरासाइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान की शुरुआत में जहां मनोविज्ञान को कहा गया कि ये आत्मा का अध्ययन होगा, वहीं अब मनोविज्ञान में और बहुत कुछ चीजों का अध्ययन किया जाता है और आत्मा के, भूत प्रेतों के अध्ययन के लिए अलग से शाखा बनाई गई है और उसका नाम है पैरासाइकोलॉजी या परा मनोविज्ञान। अभी हमने बात करी शुद्ध या सैद्धांतिक मनोविज्ञान की, या उन शाखाओं की जिन्हें हम सैद्धांतिक शाखाएं कहते हैं। अब हम बात करेंगे अप्लाइड की या अनुप्रयुक्त शाखाओं की। अप्लाइड ब्रांचेस जो हैं, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की शाखाएं जो हैं, वो आज के समय में यानी मॉडर्न टाइम में काफी ज्यादा उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये भी सच है कि ये जो उपयोग है या प्रैक्टिकल यूज है इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि सैद्धांतिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न प्रकार के शोध अध्ययन किए गए हैं। तो अब हम बात करेंगे अप्लाइड ब्रांचेस की। पहली ब्रांच यहाँ पर है नैदानिक मनोविज्ञान, इसको कहा जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। नैदानिक मनोविज्ञान या क्लिनिकल साइकोलॉजी एक बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रांच है, बहुत ही प्रसिद्ध शाखा है। अब इसमें वास्तव में क्या पढ़ा जाता है, तो आप ध्यान रखें कि हमने बात करी थी असामान्य मनोविज्ञान में कि यहाँ पर असामान्य व्यवहार का, एबनॉर्मल बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है। वहीं नैदानिक मनोविज्ञान में असामान्य व्यवहार का निदान यानी किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकारों को आसानी से पहचाना जा सकता है और कैसे उनका उपचार किया जा सकता है, इसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं और अलग अलग साइकोथेरेपी या मनोचिकित्सा उन्होंने बताई है। जैसे बिहेवियर थेरेपी होती है, कॉग्निटिव थेरेपी होती है, तो व्यवहारवादियों ने बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताया। संज्ञानात्मक जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने संज्ञानात्मक थेरेपी के बारे में बताया और इस प्रकार से कई सारी उपचार की प्रविधियां मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई हैं और सफलतापूर्वक उन सभी प्रविधियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के जो असामान्य व्यवहार हैं या विभिन्न प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं उन सभी को समाधान करने के लिए या उन सभी का उपचार करने के लिए इन थेरेपीज का यूज लिया जा रहा है। तो सिंपल बात है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी या नैदानिक मनोविज्ञान वह शाखा है जहां पर मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग लेकर विभिन्न मनोवैज्ञानिक विकारों का उपचार किया जाता है। अब हम आते हैं अगली शाखा पर। अगली शाखा का नाम है संगठन मनोविज्ञान या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है वो अब बहुत प्रसिद्ध होने लगी है। क्यों, क्या है ऐसा इसमें, तो आप समझिए।
कि जो भी बड़े संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं और विभिन्न प्रकार के ऐसे संगठन जिसमें कई सारे हजारों लाखों लोग कार्य करते हैं, तो वहाँ उन सभी लोगों के आपसी संबंधों को सही रखने के लिए मनोवैज्ञानिक अपना प्रयास करते हैं। यानी एक संगठन को कैसे सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसके उद्देश्यों की सही प्रकार पूर्ति की जाए और कैसे एक संगठन में एक समूह की भावना का प्रसार किया जाए और समूह भावना प्रत्येक सदस्य में अच्छी प्रकार से हम कहें बढ़ सके, इस सभी का कार्य किया जाता है संगठन मनोविज्ञान द्वारा। देखिए अगला जो शाखा है, नेक्स्ट ब्रांच जो है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आप लोगों के लिए, क्योंकि हम मनोविज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है वास्तव में शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का ये सारा अध्ययन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम किस शाखा को पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं। अब शिक्षा मनोविज्ञान या एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो आप देखें सबसे पहली बात, यह मनोविज्ञान की एक शाखा है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। किस प्रकार की शाखा है, अप्लाइड या अनुप्रयुक्त शाखा है। इस शाखा में क्या किया जाता है, तो आप ध्यान रखें कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। देखिए लिंक समझने की कोशिश कीजिए कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन करता है, और शिक्षा एक विषय के रूप में जब हम समझते हैं तो शिक्षा का उद्देश्य है बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आना या बालक की अंतर्निहित क्षमताओं को उजागर कर पाना। अब इस कार्य को बेहतर रूप से करने के लिए शिक्षा में किसका उपयोग लिया जाता है, मनोविज्ञान का उपयोग लिया जाता है। और तब हम बात करते हैं इस शाखा की, एक अनुप्रयुक्त शाखा की, जिसका की नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के बाद अगली शाखा जो है उसको नाम दिया जाता है परामर्श मनोविज्ञान या काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग जो शब्द है आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, तो अभी हम डिटेल में काउंसलिंग की बात नहीं करेंगे, लेकिन आगे कोर्स में हमको काउंसलिंग को भी पढ़ना है। परामर्श का अर्थ आप अभी सिर्फ इतना समझिए कि किसी व्यक्ति की कोई समस्या है अगर, तो समस्या का क्या समाधान किया जा सकता है, किस प्रकार किया जा सकता है, इस बारे में कुछ सुझाव, कुछ हम कहें एक्सपीरियंस या अनुभवी मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और उस प्रक्रिया को ही हम क्या नाम देते हैं, परामर्श या काउंसलिंग का नाम देते हैं। अब काउंसलिंग जो है, परामर्श जो है, वो इतनी महत्वपूर्ण है मनोविज्ञान में कि इसके लिए अलग से शाखा शुरू की गई परामर्श मनोविज्ञान के नाम से। तो यहाँ पर मनोविज्ञान के सिद्धांतों का, नियमों का उपयोग किया जाता है, किसमें, परामर्श के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र में। अब काउंसलिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही चाहिए होती है कि विद्यालय के जो छात्र हैं सिर्फ उन्हें ही परामर्श चाहिए, किसी भी व्यक्ति को परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। एक मैरिड कपल को, शादीशुदा व्यक्ति जो हैं, उनके संबंधों में अगर कोई समस्या है तो उन्हें भी परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। एक व्यक्ति जो अपने करियर में किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है, इसे भी परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। और कोई भी व्यक्ति जो कोई सामूहिक प्रकार की परेशानी को झेल रहा है या बहुत तनाव से, दबाव से गुजर रहा है, उसे परामर्श की आवश्यकता हो सकती है।
है। तो यह शाखा अपने आप में अलग से परामर्श के कार्य को बेहतर रूप से करती है। अगली शाखा जो है उसका नाम है फॉरेंसिक मनोविज्ञान या फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक जो शब्द है इसका जो हम कहें संबंध होता है वो होता है क्राइम से, अपराध से। अपराधियों द्वारा जब अपराध किए जाते हैं तो ये माना जाता है कि वो कुछ ना कुछ सबूत किसी ना किसी रूप में छोड़कर जाते हैं और उन सबूतों की जांच करने का जो कार्य है वो संबंध रखता है फॉरेंसिक से। जैसे आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नाम सुना होगा या ये बात आपको पता होगी कि लाई डिटेक्शन किया जाता है कि एक व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इस चीज का पता लगाया जाता है। और इन सभी कार्यों में मनोवैज्ञानिकों का भी योगदान रहता है। तो आप ध्यान रखें कि इन सब से महत्वपूर्ण जो कार्य है यहाँ पर वो ये है कि अपराधियों की जांच करना या अपराधियों के बारे में पता लगाना कि वास्तव में वो अपराधी जो है वो कहाँ थे उस समय पर, वो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, ये शाखा इस कार्य को पूर्ण करती है। अब हम अगली शाखा की बात करेंगे क्रीड़ा मनोविज्ञान। क्रीड़ा मनोविज्ञान या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो एक अलग से शाखा है। अब देखिए स्पोर्ट्स का क्षेत्र जो है, खेल का जो क्षेत्र है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, ओलंपिक्स खेलते हैं, वर्ल्ड कप्स खेलते हैं, उन सभी को बहुत दबाव और तनाव का सामना करना पड़ता है। साथ के साथ उनके लिए जरूरी है कि वो फील्ड में जब जाएं खेलने तो उनकी परफॉर्मेंस या निष्पादन बहुत अच्छी रहे और इसके लिए उनका मोटिवेशन लेवल अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक छात्र का मोटिवेशन लेवल हाई होना जरूरी होता है अगर वो किसी महत्वपूर्ण परीक्षा को पास करना चाहता है, वैसे ही एक खिलाड़ी का जो मोटिवेशनल लेवल है वो भी प्रभावित करता है उसके निष्पादन को। तो यहाँ आप देखिए क्रीड़ा मनोविज्ञान या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ऐसी शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग कर खिलाड़ियों को परामर्श दिया जाता है या खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छी बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं। आखिरी शाखा जो है यहाँ पर वो है उपभोक्ता मनोविज्ञान या कंज्यूमर साइकोलॉजी। कंज्यूमर साइकोलॉजी अपने आप में एक अलग शाखा है। यहाँ ये समझा जाता है या प्रयास किया जाता है कि कोई कंज्यूमर, कोई उपभोक्ता किन परिस्थितियों में किसी प्रोडक्ट को, किसी उत्पाद को खरीदता है, ऐसी क्या चीजें किसी उत्पाद में हो कि वो उस प्रोडक्ट को आसानी से खरीद ले। तो कंज्यूमर के, उपभोक्ता के मानसिक जो हालात हैं या उनकी किस प्रकार का व्यवहार होता है जब वो बाजार से चीजों को खरीदते हैं, इन सबको समझा जाता है मनोविज्ञान की सहायता से। और बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो उसका उपयोग करती हैं अपने कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में। तो देखिए जहाँ सैद्धांतिक मनोविज्ञान में अलग अलग शाखाएं हैं वो सिर्फ मनोविज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों को इंगित कर रही हैं, वहीं अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में जो अलग अलग शाखाएं हैं वो मनोविज्ञान का अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार आज हमने मनोविज्ञान की शाखाओं की बात की और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है और किस प्रकार की शाखा है, अनुप्रयुक्त प्रकार की या अप्लाइड प्रकार की शाखा है। तो आशा है आप लोग अच्छे से चीजों को समझ रहे होंगे और इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करना चाहूंगी। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।